बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज हमारा बायो का लेक्चर नंबर 10 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस का आज हमारा जो लेक्चर है वो है हमारा लास्ट यानी कि थर्ड पोर्शन होम्योस्टेसिस का, दैट इज़ थर्मोरेगुलेशन। हमने चैप्टर नंबर 15 को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया था। जैसे कि हमने कहा था होम्योस्टेसिस के 3 मैकेनिज़म्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक हमने पहले पढ़ा ऑस्मोरेगुलेशन, दूसरा हमने डिस्कस किया एक्सक्रीशन, और आज हम तीसरा स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन को हमने प्लांट्स और एनिमल्स की बेस पे डिस्कस करना है, जबकि इसके 3 पोर्शंस आते हैं। मैमल्स थर्ड पोर्शन जो है, इसका जो थर्ड सेक्शन है थर्मोरेगुलेशन का, वो है मैमल्स का भी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट दैट व्हाट इज़ थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन को हमने जैसे हमने कॉन्टेंट्स अगर आप एक दफ़ा देख लें तो कॉन्टेंट्स में आपको प्लांट्स का बताया गया है, यानी कि हमने प्लांट्स में डिस्कस करना है लो टेम्परेचर की बेस पे, हाई टेम्परेचर की बेस पे। उसके बाद हमने एनिमल्स में कुछ मेथड्स देखने हैं, इनकी क्लासिफिकेशंस देखनी है कि किन किन बेसिस पे एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया है और उनमें किस तरह से ऑब्जेक्शंस आए हैं। और उसके बाद हीट एक्सचेंज के लिए एनिमल्स और एनवायरनमेंट के दरमियान में हीट एक्सचेंज के लिए कैसे अडेप्टेशंस होते हैं, वो किस तरह से हीट एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, थर्मोरेगुलेशन क्या चीज़ है। थर्मो का मतलब है टेम्परेचर और रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, रेगुलेट करना या मेंटेन करना किसी भी मैकेनिज़्म को, किसी भी टेम्परेचर को। तो इन दोनों टर्म्स से या इन दोनों वर्ड्स के मतलब से हमें क्या समझ में आता है कि इंटरनल टेम्परेचर को एक एनिमल बॉडी को या एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है, इंटरनल टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन किया जाता है बाहर की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जो टेम्परेचर है उसमें जो चेंजेस आ रही हैं उसके मुताबिक। यानी कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को एक टॉलरेबल रेंज के अंदर, विद इन अ टॉलरेबल रेंज मेंटेन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी कि हमारी बाहर के इन्वायरमेंट में अगर टेम्परेचर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो हमारे इंटरनल टेम्परेचर को उसके हिसाब से टॉलरेबल रेंज के अंदर तक मेंटेन, एक हद तक मेंटेन किया जाएगा। इसको हम थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। जैसे अगर गर्मियाँ हैं अगर गर्मियाँ हैं तो उसके लिहाज से हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया जाएगा, लेकिन एक हद तक। उसी तरह से अगर आप कह रहे हो कि बाहर सर्दियाँ हैं तो हमारी जो टॉलरेबल रेंज होती है, मैमल्स की जो टॉलरेबल रेंज है या ह्यूमंस की जो टॉलरेबल रेंज है, उस टॉलरेबल रेंज के अंदर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्लांट्स के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हमने बात की, तो जाहिर सी बात है कि प्लांट्स जो हैं उनमें भी वो भी थर्मोरेगुलेट करते हैं। तो प्लांट्स एनिमल्स अगर हम टेम्परेचर के लिहाज से बात करें तो एक वाइड रेंज ऑफ वेरिंग टेम्परेचर हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं। जैसे प्लांट्स हैं वो एक कह लें कि उनकी सराउंडिंग पर टेम्परेचर कम होगा या ज़्यादा होगा, उसके मुताबिक खुद को कह लें कि मेनटेन करेंगे, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेनटेन करेंगे ताकि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लो टेम्परेचर यानी कि कोल्ड टेम्परेचर की। लो टेम्परेचर का प्लांट्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है, या लो टेम्परेचर की वजह से प्लांट्स के स्ट्रक्चर्स में, प्लांट्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में क्या इफ़ेक्ट होता है, उसको सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो लो टेम्परेचर की वजह से प्लांट्स की सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इफ़ेक्ट होती है। मतलब जैसे कि हम बात करें, हमें पता है सेल मेम्ब्रेन और या ऑर्गेनेलिस की जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। तो फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इफेक्ट हो रही है, इट मीन्स के लिपिड्स जो है मेम्ब्रेन के जो कि मेजर कंपोनेंट्स लिपिड्स होते हैं, अगर वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में लॉक्ड हो जाएं तो उसकी वजह से सोल्यूट्स जो हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन पे इफेक्ट होता है। यानी कि ये मुश्किल हो जाता है प्लांट्स के लिए या उन क्या लें कि सोल्यूट्स के लिए कि वो मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके इनसाइड या आउटसाइड मूव कर सकें। तो मेम्ब्रेन्स के जो मेजर कंपोनेंट यानी कि लिपिड्स जो हैं, अगर वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में लॉक्ड हो जाएं टेम्परेचर सराउंडिंग पे कम होने की वजह से, तो उसका इफेक्ट क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो है, परमेबिलिटी जो है, वो इफेक्ट होती है। यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ सोल्यूट्स को ट्रांसपोर्ट करवाना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से सेकंड पॉइंट अगर हम देखें, जैसे भी कहा कि मेम्ब्रेन्स लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई होती हैं, तो लो टेम्परेचर की वजह से मेम्ब्रेन प्रोटीन्स यानी कि जिनसे मेम्ब्रेन्स बनती हैं उन प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर भी इफेक्ट होता है। उसके अलावा हमने कहा कि लो टेम्परेचर है तो समटाइम्स आपको पता है कि प्लांट्स ऐसी कंडीशन या ऐसे टेम्परेचर में भी, ऐसी हैबिटेट में भी रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर फ्रीजिंग हो जाता है। फ्रीजिंग मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, समटाइम उससे भी कम। तो अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर है सराउंडिंग पे, तो प्लांट्स के साइटोप्लाज्म के अंदर उनके लिविंग कंटेंट यानी कि प्रोटोप्लाज्म
साइटोप्लाज्म के अंदर आइस क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ये आइस क्रिस्टल्स जो हैं मेम्ब्रेन्स को, ऑर्गेनेलिस को परफोरेट करती हैं, जिसकी वजह से प्लांट सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। अब परफोरेट का मतलब क्या है? परफोरेट कहते हैं सुराख बन जाएंगे, ठीक है। जब आइस क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हो रही है तो ये क्रिस्टल्स जब मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करेंगे या मेम्ब्रेन्स के साथ टकराएंगे, उसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि सेल की मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेलिस की मेम्ब्रेन्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगी, उसमें होल यानी कि सुराख यानी कि परफोरेट्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो लो टेम्परेचर की वजह से प्लांट्स की कहने के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पे इफेक्ट हो रहा है, उसके सेल्स पे इफेक्ट हो रहा है, डिफरेंट चीज़ों की फॉर्मेशन हो रही है, इसके लिए प्लांट्स उसको अडेप्ट करते हैं। प्लांट्स में अडेप्टेशन थोड़ी स्लो प्रोसेस है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है प्लांट्स को अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से, अपने टेम्परेचर के, अपनी सराउंडिंग टेम्परेचर के हिसाब से खुद को अडेप्ट करने में। तो उसी तरह से यहाँ पे जो लो टेम्परेचर की वजह से जो इफ़ेक्ट्स उनमें हो रहे हैं, जो स्ट्रक्चर उनका डैमेज हो रहा है, या जिस तरह से कहें कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, उनकी जो कंपोनेंट्स उस पर इफेक्ट हो रहा है, उसके लिए प्लांट्स खुद को अडेप्ट करते हैं। अपने सराउंडिंग लो टेम्परेचर के हिसाब से प्लांट्स ने खुद को अडेप्ट किया हुआ है। किस लिए अडेप्ट करते हैं? ताकि उस टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकें। तो अडेप्टेशंस कैसी हैं? जैसे भी हमने कहा कि लिपिड्स के लॉक होने की वजह से या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की वजह से सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी और उसके अलावा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो उनका स्ट्रक्चर इफेक्ट होता है, तो उसके लिए प्लांट्स ने किस तरह से अडॉप्ट किया है कि लो टेम्परेचर में जब हम कहते हैं कि लिपिड्स या प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर इफेक्ट हो रहा है, तो उसके लिए प्लांट्स ने क्या किया कि उन्होंने अपने सेल के अंदर, अपने बॉडी के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की प्रोपोर्शन यानी कि इसकी क्वांटिटी को, उसकी मिकदार को ज़्यादा कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। अब ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की प्रोपोर्शन के इंक्रीज़ करने का क्या इफेक्ट होगा या किस तरह से ये प्लांट्स के लिए हेल्पफुल है कि ये मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करेगी। यानी कि लिपिड्स जो हैं वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में लॉक नहीं होंगे, जब वो मेंटेन रहेंगे तो फ्रीजिंग टेम्परेचर या लो टेम्परेचर की वजह से आइस क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन भी नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे भी आपको पहले बताया कि प्लांट्स में अडेप्टेशन जो है वो एक टाइम कंज्यूमिंग या टाइम रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है, तो वो अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, उनमें अडेप्टेशन हो जाती है लेकिन थोड़ा वक्त लगता है। सो लिहाजा रैपिड चिलिंग जो है प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें तो रैपिड चिलिंग जो है वो ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रेजुअल ड्रॉप इन एयर टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि अगर रैपिड चिलिंग आप उसको कहते हो कि हवा का ठंडा होना, ठीक है। अगर एयर का टेम्परेचर या कहने के किसी भी तरह से रैपिड चिलिंग में आप हवा का ठंडा होना भी कह सकते हो, एयर टेम्परेचर भी हो सकता है, वाटर टेम्परेचर भी हो सकता है, यानी कि सराउंडिंग टेम्परेचर से रिलेट करता है। तो अगर एयर का टेम्परेचर ग्रेजुअल ड्रॉप करे तो उसकी निस्बत रैपिड चिलिंग हो रही है, तो रैपिड चिलिंग प्लांट्स के लिए ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है, ठीक है। अगर सडन रैपिड चिलिंग होगी तो उसकी वजह से प्लांट्स की बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं, वो आप कह सकते हो कि रिड्यूस भी होना शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा सेकेंडली हमने बात की आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन, थर्ड हमने बात की थी आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन के लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, स्पेशली जो कोल्ड रीजन के प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स में अडेप्टेशन क्या होती है। कोल्ड रीजन में अगर हम एग्जांपल देखें तो पाम्स की आ जाती है, रोजेज़ की आती है, मैपल्स वगैरह की आती है। इन प्लांट्स में क्या कंडीशन आती है या क्या अडेप्टेशन है कि जब लो टेम्परेचर होता है तो ये अपने सेल के अंदर सोल्यूट्स की कंपोजिशन को तब्दील करना शुरू करते हैं। मतलब सेल के अंदर शुगर है, अल्कोहल है या कोई और सोल्यूट है तो उसकी कंपोजिशन को चेंज करेंगे, जिसकी वजह से साइटोसोल जो है वो सुपर कूल हो जाता है, मतलब ठंडा होता है लेकिन उसमें आइस क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। तो बिना आइस क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन के जब प्लांट्स में इस तरह की चेंजेस आते हैं कि उनके सेल के सोल्यूट्स जो हैं उनकी मिकदार ज़्यादा या कम होना शुरू हो जाती है, तो प्लांट्स का जो साइटोसोल पोर्शन होता है यानी कि साइटोप्लाज्म का जो साइटोसोल पोर्शन है वो बिना आइस क्रिस्टल्स बनाए, बिना आइस फॉर्मेशन के वो सुपर कूल होना शुरू हो जाते हैं। सेल वॉल के अंदर अगर आइस क्रिस्टल्स बने तो वो हार्मलेस होते हैं, क्यों? क्योंकि सेल वॉल उस चीज़ को या क्रिस्टल्स को अंदर आने नहीं देती है, क्योंकि काफ़ी हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर होता है ये। तो आइस फॉर्मेशन अराउंड सेल वॉल जो है उसका प्लांट्स पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता और इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें वार्म टेम्परेचर, यानी कि जब गर्मियाँ आती हैं, कोल्ड टेम्परेचर की बात की आपने तो उसमें आता है लो टेम्परेचर। लो मतलब ठंडा हो गया, विंटर सीजन हो गया, ठीक है। और कुछ जगह पे जैसे आप देखो मरी है, स्वात है, गिलगित बल्तिस्तान है, यहाँ पे विंटर जो है समटाइम्स प्रोलॉन्गिंग भी, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम भी हो जाता है, तो वहाँ के प्लांट्स जो है वो उसको अडॉप्ट करते हैं उस इन्वायरमेंट के हिसाब से, उस इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के हिसाब से। उसी तरह से आप बात करो वार्म टेम्परेचर की, तो बेटा वार्म टेम्परेचर में आ जाती है समर कंडीशंस। अब वार्म टेम्परेचर इनके टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका प्लांट्स पे क्या इफेक्ट होगा? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें एंजाइम्स की। जैसा कि हमें पता है एंजाइम्स बनते हैं प्रोटीन्स की, और प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है? 3D स्ट्रक्चर होता है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है।
जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, तो उनमें टेम्परेचर एक ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट होती है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है हर ऑर्गेनिज्म की वर्किंग के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एंजाइम की वर्किंग के लिए। ठीक है, उसी तरह से जो पीएच है वो भी मेंटेन होनी चाहिए, यानी कि ऑप्टिमम होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब आप कह रहे हो कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या प्रोसेसेस जो हैं वो इफेक्ट होती हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर की वजह से मेटाबॉलिज्म डैमेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। एंजाइम्स की डीनेचरेशन का मतलब क्या है, हाई टेम्परेचर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रही हूँ कि किसी एक प्लांट की टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जो है वो 35 है, या 20 है, आप कह रहे हो, चलो 20 हम रख लेते हैं, तो उतना ऑप्टिमम टेम्परेचर रहना चाहिए। 20 से अगर वो 35, 45 या 50 पर पहुँच गया है तो एंजाइम्स वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि एंजाइम के लिए हमने कहा कि रिक्वायरमेंट क्या है कि 20 टेम्परेचर होना चाहिए। अगर ये टेम्परेचर एक्सीड कर जाए, हाई हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, वो एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएगा, उसका जो स्ट्रक्चर है 3D या ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो जाएगा। इसका मतलब जब मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट हो रहा है, एंजाइम्स डीनेचर हो रहे हैं, प्लांट्स के लिए ये नुकसानदेह होता है। प्लांट्स की इस वजह से प्लांट्स जो हैं वो हार्म्ड होते हैं, कहने के प्लांट्स डेड भी हो सकते हैं। सेकेंडली, जब आप देखें गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, जुलाई का महीना हो गया, या आप देख लें जो जुलाई अगस्त का महीना जो होता है, इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमारा जो सराउंडिंग यानी हमारा जो वेदर है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा कि अगर आप कह रहे हो कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यानी कि वेदर आपका हॉट है, ड्राई है, तो प्लांट्स इसमें किस तरह से अडॉप्ट करेंगे, प्लांट्स पर क्या इफेक्ट होगा इसका। डे टाइम में प्लांट्स के जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन होते हैं। जब टेम्परेचर आप कह रहे हो कि ज़्यादा है, यानी कि वेदर आप कह रहे हो हॉट है, ड्राई है, तो वाटर डेफिशिएंसी होगी। तो इस वाटर डेफिशिएंसी के रिजल्ट में क्या होता है कि जब टेम्परेचर हॉट होता है, वाटर लॉस ज़्यादा होना शुरू होता है। प्लांट्स के अंदर एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं एब्सिसिक एसिड, ABA। ठीक है, ये हार्मोन स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। तो जब वेदर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाए, जिसकी वजह से पानी की कमी होना शुरू हो जाती है, तो प्लांट्स के स्टोमेटा बंद होना शुरू हो जाते हैं। और इस कंडीशन को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, जिसमें आप कहते हैं कि वाटर की डेफिशिएंसी होती है। प्लांट्स डिहाइड्रेशन से सफ़र करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स मुरझाना शुरू हो जाते हैं। सेल्स जो हैं वो, उनकी ग्रोथ नहीं प्रॉपर हो रही होती, प्लांट के सेल्स डैमेज होते हैं, प्लांट्स की हाइट और उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट जो वहीं पे स्टॉप हो जाती है। अब इस हाई टेम्परेचर पे जो इफ़ेक्ट्स हुए हैं, इसके लिए प्लांट्स को किस तरह से अडेप्ट करते हैं। ये हाई टेम्परेचर के लिहाज से ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं वो हीट स्ट्रेस में सर्वाइव कर जाते हैं। किस तरह से कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, प्लांट्स उसको अडेप्ट करेंगे। अडेप्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे अडेप्टेशंस कैसे करेंगे कि प्लांट सेल्स के अंदर, यानी वो प्लांट्स जो हीट स्ट्रेस में सर्वाइव करते हैं, वो उन प्लांट्स के सेल्स जो हैं वो कुछ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं, जो एंजाइम्स को एम्ब्रेस करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको डीनेचर होने से बचाते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स को और प्रोटीन्स को। ठीक है, ऐसी प्रोटीन्स जो एंजाइम्स को और दूसरी प्रोटीन्स को डीनेचर होने से बचाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको एम्ब्रेस करते हैं, ऐसी प्रोटीन्स को हम हीट शॉक प्रोटीन्स कहते हैं। और ये प्रोटीन्स हाई टेम्परेचर की वजह से ही बनती हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर के अडेप्टेशन में बनती हैं और लार्ज क्वांटिटीज़ में बनती हैं, ताकि जितनी प्रोटीन डैमेज हुई हैं उन प्रोटीन्स की डैमेज को कंपनसेट किया जा सके, उनकी कमी को पूरा किया जा सके। सेकेंड, हॉट एंड ड्राई वेदर की वजह से हम बात करेंगे तो प्लांट्स में कुछ एवापोरेटिव कूलिंग भी होती है। एवापोरेटिव कूलिंग का मतलब क्या है, प्लांट्स एवापोरेटिव कूलिंग करते हैं। इट मीन्स के अगर उनमें आप कह सकते हो कि इस तरह से वो अपने बॉडी के अंदर कूलिंग इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई कलो या हाई टेम्परेचर को या हीट स्ट्रेस कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें हाई एवापोरेटिव कूलिंग जब होती है तो उसके रिजल्ट में हाई टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर आप कह रहे हो कि प्लांट की इनसाइड द प्लांट बॉडी, अगर आप कह रहे हो कि बाहर की सराउंडिंग की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, तो क्या करेंगे, वो एवापोरेटिव कूलिंग करते हैं। एवापोरेटिव कूलिंग के लिए वो क्या करते हैं, वाटर लॉस को इस तरह से वाटर लॉस करते हैं या इस तरह से एक्सचेंजिंग करते हैं कि प्लांट्स के अंदर कूलिंग इफेक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जिसके रिजल्ट में हाई टेम्परेचर जो है वो लो डाउन होना शुरू हो जाता है। जैसे अब टेम्परेट रीजन्स की बात करें, टेम्परेट रीजन्स में जो प्लांट्स होते हैं वो 40 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं। इतना स्ट्रेस होते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है।
तो इससे ज़्यादा भी टेम्परेचर है या 40 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर है तो ये प्लांट्स के लिए एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है। इस ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से प्लांट्स पे इफेक्ट होगा, प्लांट्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इफेक्ट होंगी, उनके एंजाइम्स जो हैं वो डीनेचर हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में प्लांट्स क्या करते हैं कि वो इवेपोरेटिव कूलिंग स्टार्ट करते हैं, कूलिंग इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी वजह से हाई टेम्परेचर जो है वो लोअर डाउन यानी कि कम होना शुरू हो जाता है। ये था बच्चों थर्मल रेगुलेशन इन प्लांट्स। इस पूरे टॉपिक को आपने, इस बेसिकली पोर्शन को आपने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिहाज से करना है, क्योंकि इसमें अगर आप एक्सरसाइज की बेस पे बात करो तो एक्सरसाइज में भी आपके पास इनके अडेप्टेशन से रिलेटेड कुछ एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसमें से आपको लॉन्ग भी आ सकता है, यानी कि लॉन्ग किस तरह से आएगा कि आपसे पूछ सकते हैं दैट डिफाइन और व्हाट इज़ थर्मल रेगुलेशन, और प्लांट्स किस तरह से हाई और लो टेम्परेचर को रिस्पॉन्स करते हैं, या प्लांट्स में हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर की बेस पे किस तरह से प्रॉब्लम्स होती हैं, अडेप्टेशंस होती हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आपने एमसीक्यूज शॉर्ट और लॉन्ग तीनों के लिए तैयार करना है। लॉन्ग के लिए तैयार कर लो, शॉर्ट और एमसीक्यूज आपके साथ साथ क्लियर हो जाते हैं। उसके अलावा इसमें इस पोर्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ हीट शॉक प्रोटीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मोस्टली पेपर में आ भी जाता है इस चैप्टर में से। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बेटा, तो जैसे जो से आपको मार्क करवा रही हूँ इंपॉर्टेंट या एज शॉर्ट क्वेश्चन मार्क करवा रही हूँ, उनको अच्छी तरह से लिस्ट आउट कर लें ताकि आपको पता हो इस चैप्टर में से आपने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस याद करने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। अभी आपको एक सामने इमेज नज़र आ रही है, जैसे आप देख सकते हैं हाई टेम्परेचर में दो मेन केसेस पड़े हैं कि प्लांट्स में किस तरह से इफेक्ट करती है। लेकिन अगर आप इसमें ओवरऑल देखो तो प्लांट्स में सीड जर्मिनेशन भी नहीं होती है, प्लांट्स में ग्रोथ रुक जाती है, उनकी डेवलपमेंट नहीं होती है, उनका जो मेन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, फिनोलॉजी चेंज होती है, उनमें ड्राई मैटर जो है वो प्रॉपर नहीं बनता, वाटर लॉस होता है, यील्ड जो है उनकी जो सालाना पैदावार है वो कम होना शुरू हो जाती है, क्रॉप की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। तो उसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी होता है। तो हाई टेम्परेचर का इफेक्ट में ये आपको नहीं कहोगे, जैसे हमने क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ 2 पॉइंट्स बेसिकली डिस्कस किए हैं, तो उनके अलावा भी हाई टेम्परेचर प्लांट्स के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस को, बहुत सारे उनके कामों पे कह लें इस तरह से इफेक्ट करते हैं कि वो काम कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो डैमेज या डेड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स का जो बॉडी टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट पे, यानी कि बॉडी हीट कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, गेन हो रही है या लॉस हो रही है। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट जो है उस पर जो डिपेंड करता है वो किस तरह से डिपेंड करता है बेसिकली। रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट जो है वो डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे, एक तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के रिजल्ट में जो हीट प्रोडक्शन होती है उस पर, यानी कि रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में देख लें डाइजेशन हो रही है या इस तरह के जितने भी दूसरे प्रोसेसेस हो रहे हैं, इनके रिजल्ट में जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो, जिसमें आप कह लो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म हो रही हैं आपकी विद इन बॉडी, उनके रिजल्ट में हीट प्रोड्यूस होती है। तो उस हीट प्रोडक्शन की पर भी रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट जो है वो डिपेंड करती है। सेकेंडली डिपेंड करती है हम किस तरह से हीट गेन करते हैं, किस तरह से हीट लॉस करते हैं। बाहर से एक्सटर्नली हम किस तरह से एनिमल्स जो हैं किस तरह से एक्सटर्नल हीट गेन करते हैं या क्या रेट है एक्सटर्नल हीट गेन करने का, और उसी तरह से हीट लॉस का क्या रेट है या कितनी क्वांटिटी में हीट लॉस होती है, उसको उसकी बेस पे भी जो बॉडी हीट है उसमें चेंजेस आते हैं, उसका रेट है उस पर इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब ये हीट गेन और हीट लॉस जो है बहुत सारे तरीक़ों से होता है। अगर हम हीट गेन की बात करें तो हीट गेन जो थर्मल रेडिएशंस हैं उससे भी होती हैं। उसके अलावा सनलाइट, अगर आप डायरेक्ट सनलाइट ले रहे हो या इनडायरेक्ट रिफ्लेक्टेड फॉर्म में ले रहे हो, जैसे हम सर्दियों की बात करें, सर्दी में हम सीधा बाहर सूरज में जाके बैठ जाते हैं डायरेक्टली, हम डायरेक्ट सनलाइट ले रहे हैं, यानी कि हीट गेन कर रहे हैं अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। उसी तरह से आपने देखा होगा जैसे सर्दियों में या गर्मियों में जब मौसम वगैरह चेंज होते हैं या जब आप कोई बिस्तरे वगैरह निकालते हो, गद्दे वगैरह निकालते हैं, तो हम उनको बाहर धूप लगाने के लिए रख देते हैं। अब वो जब धूप लगती है तो उसमें जो सनलाइट से बेसिकली सूरज से जो रोशनी मिलती है, जो हीट आती है वो उन गद्दों में चली जाती है। जब आप वो गद्दे इस्तेमाल करते हो तो उसकी जो हीट है वो आपकी बॉडी में इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र होती है। तो हीट जो ट्रांसफरिंग होती है वो थर्मल रेडिएशंस के, इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस के ज़रिए भी होती है, डायरेक्ट सनलाइट से भी होती है और डायरेक्ट रिफ्लेक्टेड सनलाइट से भी होती है। उसी तरह से अगर हम हीट लॉस की बात करें तो रेडिएशन होती है, एवेपोरेशन होती है, जिसकी वजह से हीट जो है वो बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाती है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन मतलब आपने एनिमल्स को टेम्परेचर की बेस पे क्लासिफाई करना है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर की बेस पे क्लासिफाई करना है। किस तरह से क्लासिफाई करेंगे कि जब हम बेसिकली ये एक तरह की ओल्ड क्लासिफिकेशन है जिसमें काफ़ी ऑब्जेक्शंस भी आए थे, जिसकी वजह से फिर हमें न्यू टर्मिनोलॉजीज़ दी गई थी एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई करने के लिए। तो
एनवायरमेंटल टेम्परेचर में जो वेरिएशंस आती हैं, उन वेरिएशंस को एनिमल्स जो रिस्पॉन्स करते हैं, उन रिस्पॉन्स की बेसिस पे एनिमल्स को आप दो टाइप्स में यानी कि दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक है पोइक्लोथर्म्स जिनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, और दूसरे हैं होम्योथर्म्स जिनको हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। इसका डिफरेंस भी आपको आ सकता है, ठीक है, इसका आपको डेफिनेशन भी आ सकती है। इसके एमसीक्यूज़ की बेस में इसमें एग्जांपल्स भी पूछी जा सकती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने होम्योथर्मिक और पिक्रोथर्मिक, हमने 4 इमेजेस मैंने यहाँ पे ऐड की हैं, होम्योथर्मिक, पिक्रोथर्मिक, एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स की बेस पे। लेकिन राइट नाउ अभी हमने सिर्फ 2 ही टर्म्स देखनी है ओल्ड क्लासिफिकेशन के लिहाज से, तो पिक्रोथर्म्स और होम्योथर्म्स देखते हैं। पिक्रोथर्म्स क्या होते हैं बेटा, मैंने यहाँ पे आपके सामने डिफरेंस की फॉर्म में ये देखें लिखा हुआ है, डिफरेंस की फॉर्म में मेंशन की है स्लाइड, तो यहाँ पे डिफरेंस की फॉर्म में ही आपने याद करना है। आप चाहो तो इसको 4 पॉइंट्स भी कर सकते हो। पिक्लोथर्म्स क्या होते हैं? पिक्लोथर्म्स वो एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है अपनी एनवायरनमेंट यानी कि एयर का टेम्परेचर या वाटर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसके साथ साथ फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है। फ्लक्चुएट किसे कहते हैं? तब्दीली को, चेंज को। तो कम या ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर चेंज होता रहता है अपनी इन्वायरमेंट के लिहाज से, बाहर के टेम्परेचर के लिहाज से अपने बॉडी टेम्परेचर को ये कम या ज़्यादा करते रहते हैं, लेकिन ये टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इसमें जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे इन्वर्टिब्रेट्स आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, फिशेज़ आती हैं और रेप्टाइल्स आती हैं, ठीक है। उसी तरह से आप होम्योथर्म्स की बात करें, होम्योथर्म्स वो एनिमल्स हैं जिनमें बॉडी टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है अपनी सराउंडिंग इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के लिहाज से। यानी कि अगर आप कह लो कि एयर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वाटर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो होम्योथर्म्स जो हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे, ठीक है, मेंटेन करेंगे सराउंडिंग टेम्परेचर के लिहाज से। ऐसे एनिमल्स को हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। इसमें किस किस की एग्जांपल आती है? इसमें तमाम बर्ड्स आ जाते हैं और उसके साथ साथ तमाम के सारे मैमल्स आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, इसमें ऑब्जेक्शन क्या हुआ था। अब पिक्लोथर्म्स और होम्योथर्म्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आए थे कि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो इस लिहाज से क्लासीफाई नहीं कर, उनकी क्लासिफिकेशन या जो उनकी कहने की ग्रुपिंग की गई है वो इन ग्रुप्स में, पिक्लोथर्म्स में, होम्योथर्म्स में नहीं आते हैं। या कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो पिक्लोथर्म्स की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो होम्योथर्म्स की प्रॉपर्टीज शो करें, यानी कि कुछ पिक्लोथर्म्स होम्योथर्म ही शो कर रहे हैं, कुछ होम्योथर्म्स जो हैं वो पिक्लोथर्म ही शो कर रहे हैं। तो उस बेस पे इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस आई थी। सबसे पहले ऑब्जेक्शन आई थी, क्रिटिसाइज जो किया गया था वो था डीप सी फिशेज़ का। डीप सी फिशेज़ में कहा गया था कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, अपने कांस्टेंट नेचुरल सराउंडिंग्स की वजह से बॉडी टेम्परेचर को वो मेंटेन करते हैं। सो ये हमने जैसे भी कहा कि फिशेज़ जो है वो पिक्लोथर्म्स में आती हैं। डीप सी फिशेज़ बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रही हैं, जबकि हमने कहा पिक्लोथर्म्स जो हैं वो बॉडी टेम्परेचर को फ्लक्चुएट करती हैं मोर और लेस अपनी सराउंडिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से। उसी तरह से लिजर्ड्स की बात करें, लिजर्ड्स बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं, ठीक है। लिजर्ड्स जो है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं, इसलिए ये भी हम कहने के जो क्लासिफिकेशन दी गई है होम्योथर्म्स और पिक्लोथर्म्स की बेस पे उसमें नहीं आती। उसी तरह से बहुत सारे बर्ड्स और मैमल्स जो हैं उनका बॉडी टेम्परेचर वेरी करता है, जैसे हमिंग बर्ड्स हो गए या बैट्स वगैरह हो गए। तो इस तरह से कुछ ऑब्जेक्शंस आई थी, कुछ डिफ़िकल्टीज हुई थी इन टर्मिनोलॉजीज़ के साथ, इस क्लासिफिकेशन के साथ, जिसकी वजह से नई क्लासिफिकेशन दी गई थी। दोबारा से एनिमल्स को 3 डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया था। वो 3 डिफरेंट ग्रुप्स क्या थे, किन बेसिस पे थे, वो कुछ इस तरह से हैं। एनिमल्स को 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया था अपने मेटाबॉलिक हीट के थ्रू, यानी कि जब उनमें मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं तो उसकी वजह से एनिमल्स में बॉडी हीट प्रोड्यूस होती है, यानी कि वो खुद हीट प्रोडक्शन करवाते हैं। तो उस हीट प्रोडक्शन की बेस पे या मेटाबॉलिक हीट की बेस पे एनिमल्स को 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया था, एक एंडोथर्म्स, दूसरा एक्टोथर्म्स और तीसरा हेट्रोथर्म्स। सबसे पहले बात करते हैं एंडोथर्म्स की। एंडो मीन्स विद इन, ठीक है। एंडोथर्म्स वो एनिमल्स हैं जो अपनी बॉडी हीट प्रोड्यूस करते हैं मेटाबॉलिज्म के थ्रू, यानी कि हीट प्रोडक्शन के थ्रू वो अपनी बॉडी हीट प्रोड्यूस करते हैं। हीट प्रोडक्शन के थ्रू का मतलब क्या है? जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके रिजल्ट में एज अ बाय प्रोडक्ट हीट प्रोड्यूस होती है। तो एंडोथर्म्स वो एनिमल्स हैं जो अपनी बॉडी हीट खुद जनरेट करते हैं हीट प्रोडक्शन के ज़रिए या मेटाबॉलिज्म के ज़रिए, एज अ बाय प्रोडक्ट वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। इसमें बर्ड्स भी आ जाती हैं, बहुत सारी कुछ फिशेज़ भी आ जाती हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट्स भी आते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैमल्स यानी कि ह्यूमंस वगैरह, कैट, डॉग्स वगैरह भी एंडोथर्म्स में आ जाते हैं। उसी तरह से सेकंड वन है एक्टोथर्म्स। एक्टो का मतलब क्या होता है? आउटसाइड,
ठीक है। इसमें आप क्या कहोगे, एक्टोथर्म्स बेसिकली वो एनिमल्स हैं जो मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करते हैं लेकिन लो लेवल पे करते हैं, और बहुत जल्दी जो इसको प्रोड्यूस करते हैं, जितनी हीट ये प्रोड्यूस करते हैं उसको इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज भी कर लेते हैं, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब भी करते हैं। जबकि एंडोथर्म्स का हमने क्या कहा, ये अपनी हीट, बॉडी हीट बनाते हैं, ये खुद हीट बनाते हैं, इन्वायरमेंट से नहीं लेते हैं। जबकि एक्टोथर्म्स जो है वो बाहर से, यानी कि आउटसाइड से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हीट एब्जॉर्ब करते हैं, हीट प्रोड्यूस भी करते हैं, मेटाबॉलिक हीट बनती है लेकिन बहुत कम मिकदार में बनती है, और जितनी भी बनती है बहुत जल्दी से अपने इन्वायरमेंट के साथ, क्विकली अपने इन्वायरमेंट के साथ उसको एक्सचेंज भी कर लेते हैं और अपनी सराउंडिंग इन्वायरमेंट से हीट एब्जॉर्ब करते हैं। ज़्यादातर इन्वर्टिब्रेट्स इसमें आते हैं, ज़्यादातर फिशेस इसमें आती हैं, एम्फीबियंस इसमें आती हैं, रिप्टाइल्स इसमें आते हैं। अब अगर हम एंडोथर्म्स की बात करें, जैसे हमने कहा कि अपने बॉडी टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करते हैं, ये अपनी खुद की बॉडी हीट जनरेट करके, तो ये आ जाते हैं होम्योथर्म्स में। ठीक है, यानी कि हम होम्योथर्म्स को हम एंडोथर्म्स भी कह सकते हैं, एंडोथर्म्स को हम होम्योथर्म्स भी कह सकते हैं। जैसे हमने कहा कि होम्योथर्म्स जो हैं वो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, और एंडोथर्म्स क्या हैं जो खुद हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो एंडोथर्म्स क्या हैं, देर ऑफनली कॉल्ड होम्योथर्म्स। उसी तरह से पोइक्लोथर्म्स का आपने क्या कहा कि पोइक्लोथर्म्स वो एनिमल्स हैं जिनके बॉडी टेम्परेचर जो है वो एडजस्ट होते हैं अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से। बेसिकली आप क्या कहोगे कि उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं मोर और लेस इन्वायरमेंट चेंजेस के लिहाज से। इसी तरह से आप एक्टोथर्म्स को देखें, एक्टोथर्म्स का हमने क्या कहा कि ये हीट को गेन करते हैं, ठीक है, हीट प्रोड्यूस करते हैं लेकिन बहुत कम मिकदार में करते हैं, इतनी कम होती है कि उसको फ़ौरन से अपने इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादा इनकी बॉडी में हीट कैसे आती है, ये हीट को गेन करते हैं। तो पोइक्लोथर्म्स में भी आपने यही कहा था कि पोइक्लोथर्म्स भी अपनी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से एडजस्ट करते हैं। तो उसको एडजस्ट करने के लिए वो क्या करेंगे, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो एंडोथर्म्स को हम ऑफनली होम्योथर्म्स भी कह सकते हैं, उसी तरह से एक्टोथर्म्स को हम ऑफनली पोइक्लोथर्म्स भी कह सकते हैं। ये आप देख सकते हैं आपके सामने एंडोथर्म्स के एग्जांपल्स दी गई हैं, जिसमें आपके पास कौन कौन सी आती हैं। फिशेस में शार्क आ जाती है, देन मंकी की एक टाइप है, क्लास है, वो भी आ जाती है, टाइगर इसमें आ जाता है, टाइगर लाइन जो है ये भी इसमें आते हैं, ह्यूमंस जो हैं हम भी एंडोथर्म्स में आते हैं। एक्टोथर्म्स में देख लें आपके सामने एग्जांपल्स हैं, क्रोकोडाइल है, लिजर्ड की 2 डिफरेंट टाइप्स हैं, फ्रॉग है, टोड है, देन स्नेक है, कैमलियन है, इस तरह की टर्टल वगैरह, ये सारे क्या हैं, ये एक्टोथर्म्स में आते हैं। ठीक है, तो एंडोथर्म्स क्या होंगे, दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, क्योंकि हमने कहा ये होम्योथर्म्स की तरह के होते हैं। और एक्टोथर्म्स क्या होंगे, दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, क्यों, क्योंकि हमने कहा ये पोइक्लोथर्म्स के जैसे होते हैं, जो अपनी कह लें कि वो एनिमल्स जिनको हीट एनर्जी जो है वो बाहर से रिक्वायर्ड होती है अपनी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। और एंडोथर्म्स अपनी बॉडी टेम्परेचर खुद मेंटेन करते हैं, खुद कंट्रोल करते हैं, बाहर के इन्वायरमेंट पर डिपेंड नहीं करते। थर्ड ग्रुप इसमें कौन सा है, हेट्रोथर्म्स। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिहाज से, टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिहाज से, इंटरनल टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिहाज से हेट्रोथर्मिक एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर 2 मेन करैक्टर्स देखे जाते हैं। ये एंडो और एक्टो दोनों से डिफरेंट होते हैं। पहला पॉइंट अगर आप इसमें देखें तो पहला पॉइंट जो मैंने मेंशन किया है वो क्या है कि हेट्रोथर्म्स वो एनिमल्स हैं जो एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन को मेंटेन करते हैं, यानी कि एंडोथर्म्स की तरह ये कह लें कि वेरिंगली हीट प्रोडक्शन करवाते हैं। सेकेंडली, ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते विद इन अ नैरो रेंज। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बताया कि एंडोथर्म्स की तरह हेट्रोथर्म्स जो हैं वो खुद हीट प्रोड्यूस करते हैं बॉडी टेम्परेचर के लिए। सेकेंडली, आपने क्या कहा कि ये एक्टोथर्म्स की तरह बॉडी टेम्परेचर को विद इन नैरो रेंज रेगुलेट नहीं करते। जैसे देख लें इसमें बैट्स हैं, ठीक है, बैट्स हेट्रोथर्म्स में आते हैं, वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के ज़रिए हीट प्रोड्यूस करवाते हैं, तो एंडोथर्मिक प्रॉपर्टी हो गई। उसी तरह से ये बॉडी टेम्परेचर को विद इन नैरो रेंज रेगुलेट नहीं करते हैं, तो ये क्या होगी, ये एक्टोथर्म्स की एक्टोथर्मिक प्रॉपर्टी होगी। उसी तरह से इसके अंदर आ जाते हैं हमिंग बर्ड्स। ये आपके सामने डिफरेंट 4 काइंड्स की मैंने हमिंग बर्ड्स लगाई हैं, पेस्ट की हुई हैं, इनको आप देख लेंगे, आपके पास हमिंग बर्ड्स की एग्जाम्पल आ जाती है। ठीक है, सो एनिमल्स की क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे ओल्ड क्लासिफिकेशन थी, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। टेम्परेचर, एक्सटर्नल या इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में जो चेंजेस आती हैं उसको किस तरह से एनिमल्स रिस्पॉन्स करते हैं उसकी बेस पे, वो क्या थी, पोइक्लोथर्म्स और होम्योथर्म्स। उसके बाद हमने दूसरी उसमें क्योंकि कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी टर्मिनोलॉजीज़ के साथ, क्लासिफिकेशन उनको प्रॉपर नहीं थी लगी, इसलिए साइंटिस्ट ने उसको में ऑब्जेक्शंस बताया और उस ऑब्जेक्शन की बेस पे फिर फर्दर उनको दोबारा से कह लेंगे क्लासीफाई किया गया था हीट प्रोडक्शन की बेस पे, किस तरह से उनमें हीट प्रोड्यूस होती है, किस तरह से वो हीट गेन या लॉस करते हैं, उस लिहाज से 3 ग्रुप्स हमने डिस्कस किए, एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स और हेट्रोथर्म्स।
नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि हीट एक्सचेंज के लिए एनिमल्स किस तरह से अडेप्ट करते हैं, यानी कि एनिमल्स किस तरह से डिफरेंट मैकेनिज़म्स यूज़ करते हैं या कौन से अडेप्टेशंस करते हैं हीट को रेगुलेट करने के लिए, या कहने के अपने एनिमल्स अपने और इन्वायरमेंट के दरमियान में हीट एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए कौन कौन सी अडेप्टेशंस करते हैं। 3 तरह की इसमें अडेप्टेशंस हैं, एक है स्ट्रक्चरल या मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन, दूसरी है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन और थर्ड वन इज़ बिहेवियरल अडेप्टेशन। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस में क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें आती हैं जो हमारी स्किन के नीचे यानी कि सबडर्मल फैटी लेयर जो होती है, बेसिकली जो एज इंसुलेटर एक्ट करती है, उसमें लॉन्ग टर्म चेंजेस आती हैं, या पेलेज में लॉन्ग टर्म चेंजेस आते हैं। पेलेज कहते हैं एनिमल के हेयर्स को, उसके अपने फर को, या जो उसके ऊपर वूल होती है मैमल्स के ऊपर, मैमल्स की बॉडी के ऊपर जो स्किन के ऊपर हेयर है या फर वगैरह होती है या वूल वगैरह जो होती है, उसको पेलेज कहते हैं। तो इसमें लॉन्ग टर्म चेंजेस आती हैं, ये एक तरह की अडेप्टेशन है हीट एक्सचेंज के लिए। उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर मैमल्स में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। ये स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये स्वेटिंग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड्स की मौजूदगी का मतलब क्या है कि ये भी एक तरह की स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है हीट एक्सचेंजिंग के लिए। उसी तरह से डॉग्स की अगर हम एग्जांपल दें, डॉग्स के लंग्स जो हैं मॉडिफाइड होते हैं पैंटिंग के लिए। पैंटिंग किसे कहते हैं, पैंटिंग कहते हैं डीप ब्रीथिंग को। जैसे अगर आप ये इमेज देखें तो जब वो अब करोगे उनकी सराउंडिंग पे बॉडी हीट या हाई टेम्परेचर जब वो हाई हो जाता है, हीट ज़्यादा हो जाती है, जो कि एनिमल्स के अंदर डॉग्स के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है, पैंटिंग जिसको हम कहेंगे, तो वो पैंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। पैंटिंग मतलब वो डीपली ब्रीथ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उनमें डीप ब्रीथिंग यानी कि छोटे छोटे सांस लेते हैं और बहुत तेज़ी से लेना शुरू कर देते हैं, इसको हम पैंटिंग कहते हैं। तो ये यहाँ पे लंग्स जो कि हमारा कहने की रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, ऑर्गन है, ये मॉडिफाई होता है डॉग्स के अंदर डीप ब्रीथिंग के लिए, जिसमें वो हीट एक्सचेंज कर सकते हैं, हीट लॉस करते हैं अपनी इन्वायरमेंट में। सेकेंड है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस क्या होती हैं, बेसिकली इसमें आ जाती है वैसोडाइलेशन और वैसो कंस्ट्रिक्शन। वैसोडाइलेशन क्या होती है कि ब्लड फ्लो को रेगुलेट किया जाता है हमारी स्किन की ब्लड कैपिलरीज के अंदर। अगर सराउंडिंग पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो उस सराउंडिंग टेम्परेचर हॉट सराउंडिंग को रेगुलेट करने के लिए हम क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है वो डिस्पर्स करते हैं। डिस्पर्स मतलब बाहर निकालेंगे। ब्लड फ्लो अगर ज़्यादा होगा तो वैसोडाइलेशन होती है। वैसोडाइलेशन मतलब हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, स्किन की जो कैपिलरीज वगैरह हैं, वो डायलेट फैलना शुरू हो जाती हैं। वैसोडाइलेशन को सिंपली आप क्या कहोगे, खून की नालियों का फैलना, वाइडर होना, ठीक है। उसी तरह से अगर आप देखो कोल्ड टेम्परेचर में, तो कोल्ड टेम्परेचर में जो कहने के हीट डिस्पर्स है वो कम होना शुरू हो जाती है, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हीट लॉस की बजाय आप हीट को सेव करना शुरू करते हो, कंजर्व करना शुरू करते हो। तो इसमें वैसो कंस्ट्रिक्शन आती है। वैसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होगा कि ब्लड वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट होना शुरू, यानी खून की नालियाँ जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, ब्लड फ्लो को कम करती हैं ताकि हीट जो है वो लॉस ना हो। ब्लड फ्लो जितना ज़्यादा होगा हीट उतनी ज़्यादा डिस्पर्स होती है, ब्लड फ्लो जितना कम होगा हीट लॉस उतनी ही कम होगी, यानी कि हीट को उतना ज़्यादा कंजर्व किया जाएगा। उसके अलावा इनके अंदर कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जिनकी एक्टिवेशन से प्लमेज फ्लफिंग होती है। प्लमेज फ्लफिंग किसे कहते हैं कि जो कहने के अपने पुरों को इस तरह से कहने के फड़फड़ाते हैं, बल्कि इस तरह से उभारते हैं कि अपने इर्द गिर्द की जो हवा है वो अपने परों के अंदर ले आते हैं, ठीक है। उसको हम प्लमेज फ्लफिंग कहते हैं, जैसे अभी आपको आगे एक इमेज नज़र आएगी। उसी तरह से स्वेट ग्लैंड्स का एक्टिवेट होना, ये भी किन के अडेप्टेशंस है। किस लिए बेसिकली स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं, ताकि एवेपोरेटिव कूलिंग हो सके, ठीक है। एवेपोरेटिव कूलिंग के लिए यानी कि पसीना आ सके, जिससे कूलिंग इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। आपके सामने एक इमेज मैंने शो की है, दैट इज़ वैसो कंस्ट्रिक्शन एंड वैसो डायलेशन। डायलेटेड आर्टरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आर्टरी जो है वो थोड़ी चौड़ी हो गई है, फैल गई है, वाइडर हो गई है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल आर्टरी। उसी तरह से आप देखें कंस्ट्रिक्टेड आर्टरी में देखें तो इसमें जो आर्टरी है वो थोड़ा सिकुड़ना शुरू हो गई है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल आर्टरी। इसको हम वैसो कंस्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन कहते हैं, जो ये थर्मोरेगुलेशन के हिसाब से होती है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे आपके पास ड्रेक की मैंने इमेज ऐड की है। आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से ये अपने परों को फड़फड़ा रहा है, किस तरह से परों को उभार रहा है, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं बेसिकली प्लमेज फ्लफिंग। पानी में मौजूद है ना, तो अपनी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से ये क्या करेगा, ये फड़फड़ाना शुरू करते हैं। ये एक तरह की फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है, हीट एक्सचेंजिंग के लिए करते हैं। तो ये फ्लफिंग करते हैं अपने विंग्स को, या यानी कि अपने फीदर्स को, या सिंपल यानी कि अपने परों को खोलते हैं या उभारते हैं, ताकि सराउंडिंग में हवा है, टेम्परेचर हवा वगैरह या पानी वगैरह जो है उसको निकला सकें, जिससे उनका बॉडी टेम्परेचर जो है, या अगर बॉडी में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो उसको लॉस कर सकें, उसको बाहर निकाल सकें। उसके बाद थर्ड वन है बिहेवियरल अडेप्टेशंस।
बिहेवियरल एडेप्टेशंस में क्या चीज़ें आ जाती हैं? बिहेवियरल एडेप्टेशंस में अगर आप देखें तो एनिमल्स माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि मूव करना शुरू करते हैं ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे एनिमल और इन्वायरमेंट के दरमियान में हीट एक्सचेंज जो है वो मिनिमल हो। जैसे ग्राउंड स्क्विरल है। ग्राउंड स्क्विरल की बात करें तो जब मिड डे हीट होती है, यानी कि दोपहर का वक्त जब आता है, जब कहने की हीट ज़्यादा होती है, तो वो बोरिंग शुरू स्टार्ट करती है। बोरिंग मतलब बिल बनाना शुरू करती है, उसके अंदर जाके रहना शुरू कर देती है। उसी तरह से लिजर्ड्स की बात करें तो लिजर्ड्स को हीट गेन करने के लिए वो सन बाथ करती हैं। बास्किंग करती हैं मतलब वो, जैसे हम कहते हैं सन बाथ लेती हैं, वो धूप में बैठ जाती हैं, धूप लेती हैं, ठीक है, हीट गेन करने के लिए। तो एनिमल्स जो हैं, उसके अलावा एनिमल्स जो हैं वो एक और में चीज़ देखी जाती है बिहेवियर जो अडेप्टेशन में आती है हीट एक्सचेंज की बेस पे, कि उनको जो सरफेस एरिया, उनके जो अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया होता है एनिमल्स के पास हीट एक्सचेंजिंग के लिए, वो उसको कंट्रोल करते हैं किस तरह से, डिफरेंट पोजीशंस करके, यानी कि वो अपनी पोजीशंस, अपने पोस्चर्स को चेंज करती हैं ताकि वो हीट एक्सचेंजिंग कर सकें, सरफेस एरिया जो है उसको कंट्रोल कर सकें, जितनी तरह सरफेस एरिया हीट एक्सचेंज के लिए अवेलेबल है उस एरिया को कंट्रोल कर सकें ताकि एक्सचेंजिंग प्रॉपरली हो सके। कम हो या ज़्यादा करनी है या कम करनी है, उस लिहाज से वो कहने के अपने पोस्चर्स को, अपने पोजीशंस को चेंज करती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके सामने एक स्क्विरल शो की जा रही है जो कि कहने के बोरिंग कर रही है, बिल बना रही है मिड डे हीट में। उसी तरह से आपके सामने एक मैंने एनिमेशन रखी है लिजर्ड्स की, जो कि बास्क कर रही हैं सन में, रिलैक्स कर रही हैं सन में, धूप ले रही हैं अपनी हीट एक्सचेंजिंग की रिक्वायरमेंट के लिहाज से। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। इस पोर्शन को, जो रेगुलेशन वाला पोर्शन हमने अभी पढ़ा है, एडेप्टेशन वाला हमने पोर्शन पढ़ा है, इसको भी आपने बेसिकली शॉर्ट के लिहाज से तैयार करना है। एमसीक्यूज इसमें कम ही आता है, लेकिन समटाइम्स शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि एनिमल्स किस तरह से स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस करते हैं, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस करते हैं या बिहेवियर एडेप्टेशंस करते हैं। इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी है आपकी एक्सरसाइज में, तो पेपर में ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। लॉन्ग बहुत ही कम आता है ये तो लेकिन अनएक्सपेक्टेड हम अगर देखें तो बायो का पेपर जो है बहुत से कहने के 1-2 साल से अनएक्सपेक्टेड आ रहा है। तो क्योंकि आपने इसमें तीनों एडेप्टेशंस याद करनी है, इनको आप शॉर्ट के लिए या एमसीक्यूज़ के बेस पे भी अगर तैयार करते हो तो बेटा आपका लॉन्ग भी क्लियर हो जाता है उसमें। ठीक है बच्चे, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम थर्मोरेगुलेशन एनवायरमेंट्स को स्टडी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को साथ साथ पढ़िएगा ताकि आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो बच्चों तो लेक्चर जब नोट डाउन करते हो तो उसके साथ वो क्वेश्चन लिख लो, ताकि जब भी हमारी बात हो तो हम उस क्वेश्चन को, आपके उस कन्फ्यूजन को, या जो आपको जिस चीज़ की समझ नहीं आई है उसको हम साथ ही क्लियर आउट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।